नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोग सब अच्छी सेहत में होंगे, अच्छे हेल्थ में होंगे, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं। अपने ऑफिसेज़ वगैरह, द लाइफ इज़ बैक टू नॉर्मल। व्यूअर्स, हम सबने देखा कि किस तरह के इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं। जो 5 राज्यों में चुनाव था, जो अभी होके चुका है, जिसके रिजल्ट्स हमने देखे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश वाज़ अ टॉक ऑफ द टाउन, द बिगेस्ट स्टेट। आई मीन ऑलमोस्ट इवन बिगर, मे बी स्लाइटली बिगर देन पाकिस्तान। और पॉपुलेशन वाइज भी, आबादी के लिहाज से भी। उसके अलावा मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब। तो ये 5 स्टेट्स के जो चुनाव आए हैं, इसके बारे में, इनके जो रिजल्ट्स आए हैं, इसके बारे में आंकलन तो बहुत सारे एनालिस्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल पंडित्स कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। बात ये भी हो रही है कि क्या ये जो इलेक्शन का रिजल्ट है, क्योंकि जब 2017 में बीजेपी की गवर्नमेंट यूपी में आई थी और तब 325 सीटों के करीब आया था, तो उस इलेक्शन के दौरान बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पंडित्स, वो ये कहते थे कि ये जो 2017 का जो यूपी का इलेक्शन है, ये एक कह लीजिए सेमीफाइनल है 2019 का इलेक्शन का। 2019 का जो चुनाव चुनाव होने वाला था उस टाइम पे, वो था सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्रीय सरकार का, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी वॉज द डायरेक्ट कैंडिडेट फ्रॉम द एनडीए। अब अगर उस टाइम पे 325 सीटें आई थी, और सॉरी, उस टाइम, हाँ, यूपी के इलेक्शन में 2017 में करीब करीब 325 सीटों के करीब आई थी एनडीए की। और उसके बाद 2019 में ऑलमोस्ट वही क्या नाम है, उससे बेहतर परफॉर्मेंस बीजेपी ने दर्ज करी केंद्रीय सेंट्रल इलेक्शंस में। तो क्या अगर हम उसी लॉजिक के साथ जाते हैं, तो हम क्या ये नहीं मान सकते कि अगर इस बार 2022 के अंदर जितनी सीटें आई हैं, और इसको भी अगर हम उस लॉजिक के साथ कंबाइन करके सोचें, तो क्या ये, जैसा प्रधानमंत्री ने खुद अपने भाषण में भी कहा, कि ये एक रिफ्लेक्शन है 2024 का। मैं जानता हूं बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित्स, विपक्ष की पार्टियां, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि दे विल हैव समथिंग और द अदर टू से, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि देखिए, किसी भी एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर एक स्वस्थ विपक्ष होना बड़ा जरूरी है। हमारे देश में विडंबना ये है कि जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, जिसको हम कांग्रेस कहते हैं, जो सो कॉल्ड अपने आप को चेस्ट थम्पिंग जिसे कहते हैं, छाती पीटना, वो थकते नहीं है ये कहने में, ये सारे देश को, दुनिया को बताने में कि हमने आज़ादी दिलवाई, आज़ादी के अपने आप महात्मा गांधी को, सो कॉल्ड महात्मा गांधी, मैं तो मोहनदास करमचंद गांधी कहता हूँ, मुझे कहीं से वो महात्मा, देखिए, मैं किसी को महात्मा तब कहूंगा जिस दिन मेरे को खुद पर्सनली दिखेगा। मैं किसी की सुनी सुनाई और मैनेज्ड लिटरेचर के ऊपर मैं जाकर किसी को कोई उपाधि किसी ने दे दी अपने पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए, तो मैं उससे एग्री नहीं करता, मैं उससे डिफर करता हूँ। दूसरा, इन्होंने नेहरू गांधी परिवार, गांधी को ओन कर लिया, सबको ओन कर लिया, और फिर जो बाकी के लीडर्स थे, सरदार पटेल हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, शहीद भगत सिंह हो गए, इनको डिसोन कर दिया। डिसोन से मतलब इन्होंने इनको एक अंधेरे अंधेरे कुएं में डाल दिया। कभी इनके बारे में कोई बात नहीं करी, कुछ नहीं करा, सिर्फ एक नाम गांधी जहां था, बस वो चलता रहा। फिर आए इंदिरा गांधी, फिर आया युग राजीव गांधी का। ठीक है भाई, साक्षरता इतनी थी नहीं, कुछ नहीं था। मैं साथ में ये भी कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने भी किया। ऑल रिस्पेक्ट, ऑल ड्यूज टू देम। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी गलती जो करी, और शायद उनके सलाहकारों ने भी ये समझाया या नहीं समझाया, क्योंकि इसका इतिहास में हमें उल्लेख मिलता है जब 1977 में इमरजेंसी लगाई गई। इमरजेंसी जब लगाई गई, इससे ये पता लगता है कि जो केंद्र में सरकार है, जो शासन में जो सरकार है, वो कितनी संवेदनशील है अपनी आलोचना के लिए, अपनी विवेचना के लिए, अपने खिलाफ सुनने के लिए, जिसका जवाब इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस सरकार ने, इंदिरा गांधी ने, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने दे दिया था। ये सिलसिला वहां से चलता चला आ रहा है, और यही इनकी अप्रोच रही है शुरू से। पाकिस्तान इतनी आसानी से बनता नहीं। अगर टू नेशन थ्योरी पे, जो लियाकत अली पैक्ट था, इन सब चीजों के अंदर अगर आप जाएंगे, अगर नेहरू और जिन्ना की साठ गांठ मिले भगत नहीं होती, तो इतना जल्दी बंटवारा होता नहीं। और सारा यूपी और बिहार का मुसलमान, देवबंद का और इधर उधर का, वही उठ के वहां गया। 90%, 99%। उसके अलावा अब हम आते हैं आगे, आज के चुनाव के संदर्भ में बात करते हैं। जो मैंने अभी आपसे बात करी कि इमरजेंसी लगाई, क्योंकि विवेचना तो छोड़ दीजिए, आलोचना भी छोड़ दीजिए, तो वही आज सोनिया गांधी, देखिए सोनिया गांधी एक महिला है, एक महिला के होने क्योंकि वो एक महिला है, तो उस नाते मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक यही वजह है कि भाई एक महिला है, कि मैं उनका सम्मान कर सकता हूं। उसके अलावा मेरे पास अनगिनत इतनी वजह है जिसके लिए मैं उनका सम्मान नहीं करता हूं, और किसी दिन हो सकता है शायद कि मेरी जबान शायद लड़खड़ा भी जाए।
अब आते हैं हम कांग्रेस की तरफ। इन्होंने वही इमरजेंसी जो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मिलकर, तीनों ने पिछले 20-25 सालों में कांग्रेस के अंदर लगा दी। जो बोलेगा बाहर, जो बोलेगा बाहर। मजे की बात यह है कि आज की डेट में ये लोग जो गेम खेल रहे हैं, जो इन्होंने हाल पंजाब में करा पिछले 3 महीने का, अगर आप पूरा इनका क्रियाकल्प देखें, जो इन्होंने हरकतें करी हैं, एक आपका जो जिसे कहते हैं सबसे स्ट्रांग जो आपका घोड़ा था कैप्टन अमरिंदर सिंह, किस तरह से उनको बेइज्जत करके आपने पार्टी से निकाला, और किसके कहने पे? एक मस्करे के कहने पे, नवजोत सिंह सिद्धू। आप कहां चले जाते हो? और आपके सलाहकार वही, मैंने जैसे पहले कहा था कि जैसी जनता होती है वैसे ही उसके ऊपर उसके हुक्मरान होते हैं। और आज क्या हाल हुआ है पंजाब में तुम्हारा? उत्तराखंड में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, जहां पर प्रियंका गांधी घूम रही थी, बड़ा पता नहीं ऐसा कौन सा अत्याचार नारी जाति पे हो रहा था हिंदुस्तान के अंदर, जिसमें उनको ये नारा देना पड़ गया कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अरे भैया, लड़की हो तो लड़कियों को तो हम वैसे भी, मैं खुद एक बेटी का बाप हूं, मेरे घर में भी बहन बेटियां हैं, माँ बहनें हैं, सब कुछ है, सबके यहाँ हम सबका परिवार है। ऐसा क्या चल रहा था? नारी अत्याचार चल रहा था क्या? सती प्रथा के फेवर में कोई बिल आ गया था, या क्या ऐसा हो गया था कि ये आपने नारा दिया कि क्या? क्योंकि आपको ये पता था कि ना आपको, देखिए, इतना इस बारे में तो मैं आपकी तारीफ करूंगा कि आप ये तो भाग गई थी कि आपको वोट नहीं मिलना। आपका ग्राउंड खत्म हो चुका, आप अमेठी हार चुके, आप रायबरेली हार चुके, और जिसे कहते हैं सिर्फ एक तो होती है हार, एक होती है जिल्लत, बेइज्जती। आप उससे भी कुछ 2 कदम आगे हो तो आप वो फेस करके निकलो वहां से। तो अब आपको ये पता था कि सिर्फ एक जो है, अगर कुछ अपनी नाक हम बचा सकते हैं 2, 4, 10, 15 सीटें लाकर, तो बस एक लड़की का नारा, औरतों को, क्योंकि वो खुद भी एक महिला है, तो वो महिला बन के उतरी और लड़की हूं, लड़ सकती हूं, एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश करी। इससे ज्यादा, इससे सबसे बड़ा परिचय की पता क्या है कि इस पार्टी के पास ना तो कोई दशा है, ना दिशा है, कोई मुद्दा नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इनके पास बचा ही कुछ नहीं। अब आज का प्रेजेंट डे सिनेरियो में, और जो हमारे चुनावी जो नतीजे आए हैं, अब देखिए तो सही कि 2-2, 3-3 साल, मतलब हम बात करते हैं एंटी इनकम्बेंसी की, यहां तो प्रो इनकम्बेंसी हो गया। लाइन लगा के एक तरफा वोट पड़ा है जाटों का भाजपा को, 50% कम से कम वोट पड़ा है मुसलमानों का भाजपा को, क्योंकि उसके बिना इतनी सीटें आना नामुमकिन है। जो मेरा आंकलन था, मैं ये समझता था कि भाई 250 से 250 के बीच में, मैक्सिमम 250 तक आ जाएगी, लेकिन 273, 274 पहुंचना बहुत बड़ी बात है। ये 2017 के 325 से बड़ी बड़ी जीत है आज 275 सीटों पे, 274 सीटों पे, क्योंकि 5 साल सरकार काम कर चुकी, 5 साल बुलडोजर चल चुके, 5 साल बाबा ने सब कुछ करके दिखा दिया, चाहे वो कोरोना हो, कुछ भी हो, पूरे 5 साल, बिजली हो, पानी हो, गैस हो, घर हो, शौचालय हो, क्या नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि एक जो समन्वय है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का, जिसकी वजह से केंद्र की नीतियों का जितना मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचना चाहिए था एक आम आदमी तक, वो पहुंच पाया। कहने को आप कुछ कहते रहो। अब मेरा एक सवाल स्वर्गीय नहीं, स्वर्गीय तो नहीं, हाँ माननीय अखिलेश यादव से भी है। इनके सपनों में भगवान श्री कृष्ण आए थे, उन्होंने कहा था भाई तुम जीत रहे हो। तो अब पता नहीं भगवान श्री कृष्ण ने इनको सही बोला था, या भगवान श्री कृष्ण ने श्री मनोज तिवारी के स्वप्न में जाके ये बोला था कि मैं तो इससे मजाक कर गया। आज जो हाल है, सारा विपक्ष, अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष जो है तो बिखरा हुआ है, किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है राष्ट्र नेशनल लेवल पे। कांग्रेस एक पार्टी थी जो सूत्रधार बन सकती थी, लेकिन क्योंकि जो हरकतें हैं इसकी, क्या नाम है, पप्पू की, इसने, मतलब ये कुछ भी बोलता है वो एंटी नेशनल बिल्कुल साउंड करता है, और इसकी हरकतें, ऐसा नहीं है कि किसी ने बना दिया, बट ये हो रहा है। अगर ये इतने ही दूध के सच्चे हैं तो सबसे पहले इनको एक काम ये करना चाहिए। अब तो चुनाव हार गए, रिजल्ट आ गया, अब इस साल भी 2 चुनाव है, हिमाचल गुजरात का, अगले साल चार चार प्रदेशों के चुनाव है। सबसे पहले सब छोड़ें, ये माँ बेटे और बहन तीनों बैठे, सिर्फ तीनों बैठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और जो वो दस्तावेज जो ये चाइना के साथ साइन करके आए थे वो पब्लिक कर दें, उसको पब्लिक कर दें, यहां से शुरू करें अगर इनको वाकई उठना है। वरना अब ये समय आ गया है, इज्जत से तो ये जाने वाले हैं नहीं। अब देख लीजिएगा कुछ समय में जो बचे कुछ लोग हैं कांग्रेस में, वो इनको या तो वो छोड़ देंगे जैसे चल ही रहा है, या फिर इनको उठा के बाहर करेंगे। तीसरी बात यह है कि विपक्ष क्यों इतना थका हारा दिखता है। ममता बनर्जी आई थी, उनका क्या लेने देना उत्तर प्रदेश से? वो तो यूपी बिहार के लोगों को अपने प्रदेश में गालियां दे रही,
कोस रही थी बंगाल के चुनावों में, और 2 दिन में गायब हो गई। और फिर स्टेटमेंट ये दे रही है कि अखिलेश आप घबराओ मत, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करो ईवीएम्स का। तो अगर ईवीएम्स, तो फिर पंजाब में भी करो ना। फिर आपने बंगाल में क्यों नहीं डिमांड करी है जब आप बंगाल में जीती? वहां भी करना चाहिए था। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत ही फ्रैक्चर्ड किस्म का विपक्ष है। इनको किसी को कुछ समझ आ नहीं रहा है। शरद पवार आजकल वैसे ही उनके हाथ पांव फूले हुए हैं, क्योंकि नवाब मलिक जो है वो सरकारी मेहमान बन के बैठा हुआ है। दाऊद का गुर्गा है वो, अंडरवर्ल्ड से उसका पूरा कनेक्शन है, ये निकल के आ रहा है। अब देखते हैं आगे इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे चलेगी तो और चीजें भी पता लगेगी। ठीक उसी तरह शिवसेना, उन्होंने तो खैर जो हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे, उनकी पूरी की पूरी लीगेसी को खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। अब अगर आप इधर बंगाल में देख लो तो हाल बुरा है। और मजे की बात तो यह है, बंगाल में ममता दीदी चुनाव जीत गई, सब कुछ हो गया। और जब आप चुनाव जीत गई उसके बाद आपके गुंडों ने विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के घरों में घुस के उनकी महिलाओं का रेप किया। आपको शर्म नहीं आई? क्या ऐसा यूपी में हुआ? क्या ऐसा उत्तराखंड में हुआ? क्या ऐसा गोवा में हुआ? किसी और प्रदेश में हुआ? चलिए बताइए। तो ये बहुत सोचने समझने की जरूरत है। और मेरी अपील हर हर पॉलिटिकल पार्टी से भी है, और मेरे फेलो कंट्रीमैन सॉरी नॉट मेंस, कंट्रीमैन मतलब मेरे देशवासियों से भी है, कि बहुत सोच समझ के कदम कर रखने की जरूरत है। बहुत इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन है। समय जो है बड़ा ही मतलब नाजुक है। एक तरफ रशिया आंखें, सॉरी रशिया कह रहा हूँ, चाइना चाइना आंखें गड़ाए बैठा है। एक तरफ पाकिस्तान आंखें, उसकी तो कभी भी नजर सीधी नहीं होती। उधर से वो सिख फॉर जस्टिस वाला है जिसने पैसे देके इसकी पंजाब में सरकार बनवा दी है केजरीवाल की। हम लोग सब वो रिपोर्ट्स भी देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत बहुत ज्यादा इस वक्त हमें यूनाइटेड, और खास तौर पे मेरी ये अपील है हर हिंदू से, हर सनातनी से, कि प्लीज एक हो जाइए। भूल जाइए कि आप दलित हैं, आप भूल जाइए कि आप ब्राह्मण हैं, आप भूल जाइए आप कौन हैं। आप सिर्फ एक राष्ट्रवादी हिंदू अपने आप को मान के चलिए। बस इस वक्त इसी चीज की जरूरत है। अगर इस एजेंडा पे अगले हम 50 60 70 साल चल लिए, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, पुश्तें हैं, वो हमें दुआएं देगी। वरना जो इतिहास में गलतियां हुई हैं वो वापस दोहराई भी जा सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एनी विच वेज, थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर बीइंग वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज एक तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एंड प्लीज सपोर्ट द चैनल बिकॉज आई नीड मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स, ताकि मैं अपनी आवाज को, अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। अगर आपको लगता है कि आपको मेरी बात ठीक लग रही है तो प्लीज मेरे वीडियोस को या मेरे यूट्यूब चैनल को आगे अपने लिंक्स में शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आप सबका। भारत माता की जय। जय हिंद।